मेरा क्या कसूर 201 से 203। अगली सुबह जब परी की आंखें खुलती है तो उसके सामने सबसे पहले आदर्श का नींद से भरा चेहरा आता है, जिसे देख परी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और जैसे ही आदर्श से दूर जाने की सोचती है, वैसे ही वो खुद को आदर्श की बाहों में पाती है, जिस कारण परी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और परी उसी गुस्से में बिना कुछ भी सोचे समझे ही अपने दोनों पैरों से आदर्श के पेट पर जोर से लात मार उसे दूर धकेल देती है, और उसके ऐसा करते ही आदर्श जाकर बेड से नीचे गिर जाता है और गिरते ही उसकी एक तेज चीख निकल जाती है। हाँ। और जैसे ही आदर्श के दर्द से चिल्लाने की आवाज नियति के कानों पर पड़ती है, वैसे ही नियति की आंखें झट से खुल जाती हैं और परी को देखती है, जो काफी ज्यादा गुस्से में बेड के नीचे देख रही होती है, जिसे ऐसे देख नियति हैरान हो जाती है और वो बेड में देखने लगती है, पर उसे आदर्श कहीं भी नहीं दिखता है। और नियति के साथ ही पीहू और अंश, वो दोनों बहन भाई भी उठ जाते हैं। और पीहू अपनी दोनों आंखों को मलते हुए ही उठकर बैठ जाती है और अपनी मोम को देखती है, जो हैरान नजरों से परी को देख रही होती है। तभी नियति के कानों में वापस से आदर्श के कराहने की आवाज आती है, जिसे सुनते ही नियति झट से बेड से उतर जाती है। और जैसे ही दूसरी तरफ जाकर नीचे जमीन पर देखती है, उसकी आंखें फैल जाती हैं और वो जोर से चिल्लाए, आदर्श जी। इतना बोलते ही नियति नीचे बैठ जाती है और आदर्श को देखती है, जो अपनी कमर पर हाथ रखे दर्द से कराह रहा होता है, जिसे ऐसे देखते ही नियति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए ही आदर्श को उठाते हुए बोली, आदर्श जी। आदर्श जी, आप ठीक तो हो ना? आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? बोलते हुए ही वो बड़ी मुश्किल से आदर्श को उठाकर जमीन पर ही बिठा देती है। तभी पीहू भी जल्दी से बेड से उतर अपने डेड के पास आकर उन्हें देखते हुए बोली, डेड आप ठीक तो हो ना? उद्धरण चिन्ह, आप बेड से नीचे कैसे गिर गए? बोलते हुए पीहू की भी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। जब आदर्श देखता है उसकी दोनों ही प्यारी लड़कियां, जिन्हें वो काफी ज्यादा प्यार करता है, उन दोनों की ही आंखों में आंसू आ गए हैं उसे ऐसे दर्द में देखकर, जिस कारण आदर्श एक नकली मुस्कान अपने फेस में लाकर दोनों को देख बोला, मैं ठीक हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। शायद नींद में ही मैं नीचे गिर गया होगा, जिस कारण बस कमर में हल्की सी मोच आ गई है। इतना बोल वो उठने की कोशिश करता है, पर दर्द के कारण उठ नहीं पाता और दर्द के ही कारण उसकी एक आह निकल जाती है, जिसे देख नियति जल्दी से आदर्श को उठने में मदद करती है और उसे बेड के दूसरे साइड लाकर बेड से ही टिका कर उसकी कमर के पीछे एक पिलो लगाकर उसे बिठा देती है। और परी को देखती है, जो अभी भी आदर्श को गुस्से में ही देख रही होती है, जिसे ऐसे इतने गुस्से में आदर्श को देखते हुए पाकर नियति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पर वो किसी तरह खुद को संभाल लेती है और आदर्श को देख बोली, आदर्श जी, क्या आपको काफी ज्यादा दर्द हो रहा है? नियति की इस बात को सुन और अपनी बीबी को ऐसे अपने लिए परेशान देख आदर्श नाम में अपना सर हिलाकर बोला, मैं ठीक हूँ नियति, बस मुझे हल्की सी मोच आई है कमर में, वो ठीक हो जाएगी। तुम इस तरह परेशान होना बंद करो। इतना बोल वो अपनी दोनों बाहें फैलाकर अंश, जो उसके पास ही बैठा था, उसे अपने पास आने का इशारा करता है, मगर अपने डेड की बात सुन अंश नाम में अपना सर हिला देता है और अपनी दीदी की तरफ देखने लगता है, जैसे वो अपनी दीदी से कुछ बोलना चाहता हो। और अपने भाई के मन की बात समझकर पीहू जल्दी से ड्रोज खोल उसमें से बाम निकाल अपने डेड को देख बोली, डेड आपकी कमर में मोच आई है ना? चलो आप पेट के बल लेट जाओ, पीहू आपको बाम लगा देती है। बाम लगाने से आपको कम दर्द होगा। उद्धरण चिन्ह, अपनी बेटी की बात सुन आदर्श के होठों पर मुस्कान आ जाती है और वो पीहू को देख बोला, कोई बात नहीं पीहू, डेड बेसे ही ठीक हो जाएंगे बेटा, आप परेशान ना हो। जब नियति देखती है आदर्श दर्द होने के बाद भी खुद को ऐसे दिखा रहा है जैसे उसे कोई चोट आई ही ना हो और उसे किसी भी तरह का कोई दर्द ही नहीं हो रहा है, ये देख नियति टेबल से अपना मोबाइल उठा डॉक्टर को कॉल कर उसे जल्दी से घर आने के लिए बोल देती है। मगर नियति के डॉक्टर को बुलाने से आदर्श का मुंह ऐसे बन जाता है जैसे कोई सड़ा हुआ बैगन या केला हो, जिसे देखने के बाद भी आज पीहू और अंश दोनों ही नहीं हंसते हैं, क्योंकि उन्हें पता था ये समय हंसने का नहीं है। जब परी देखती है वहां पर मौजूद किसी ने भी उससे एक बार बात तक नहीं किया और उसकी मम्मा ने तो एक बार भी उसे अपने गले से नहीं लगाई, ना ही उसे गुड मॉर्निंग विश की, जिसे देख परी को आदर्श और उसके दोनों बच्चे अंश और पीहू, इन तीनों पर ही काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। मगर वो किसी तरह अपने गुस्से को दबा नियति को देख बोली, मम्मा सॉरी, मुझे लगता है मेरे कारण अंकल नीचे गिर गए हैं। इतना बोल परी काफी ज्यादा मासूम सा फेस बना लेती है, जिसकी बात सुन आदर्श प्यार से परी को देख बोला, कोई बात नहीं बेटा, गलती से हो गया होगा, तुमने ये जानबूझकर थोड़ी की हो। उद्धरण चिन्ह, आदर्श की बात सुन परी अपने मन में तो आदर्श को 1000 गालियां दे रही होती है और उसे काफी बुरा भला भी बोल रही होती है, पर वो ऊपर से ऐसे दिखाती है जैसे वो अपनी इस गलती पर काफी ज्यादा शर्मिंदा हो।
जब परी देखती है उसके माफी मांगने पर भी उसकी मम्मा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दी, ना ही उसने उसके तरफ देखी है। ये देख अब परी का फेस सच में काफी ज्यादा उतर जाता है और वो अपने दोनों कानों को पकड़कर नियति के सामने आ जाती है और उसे बेसे ही देख बोली, सॉरी मम्मा, माफ भी कर दो, आप ऐसे कब तक मुझसे नाराज रहोगी। परी की बात सुन और उसका इतना मासूम सा चेहरा देख नियति को परी की बात पर यकीन करने का मन तो करता है, मगर नियति परी पर यकीन नहीं कर पाती है। पर फिर भी वो परी को देख बोली, कोई बात नहीं बेटा, आगे से ध्यान रखना, आपके कारण किसी और को कोई परेशानी ना हो। जिसे सुन परी हाँ में अपना सर हिला देती है। नीचे मिताली काफी समय से सिटिंग एरिया में बैठी इन पांचों के आने का इंतजार कर रही होती है, मगर काफी देर होने पर भी कोई नीचे नहीं आता है तो मिताली को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आज से पहले नियति कभी भी इस तरह इतनी देर तक अपने कमरे में नहीं रुकी थी। हाँ, वो बात अलग थी जब ड्रग्स ने नियति की बॉडी पर अपना असर दिखाना शुरू किया था और नियति जब अपने कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी, मगर आज ये सारे क्यों इतने लेट हो गए हैं। मिताली अभी यही सोच रही थी तभी उसे एक लेडी डॉक्टर अंदर आते हुए दिखती है, जिसे देख मिताली थोड़ी हैरान होकर उस डॉक्टर से बोली, डॉक्टर आप यहाँ पर कैसे? उद्धरण चिन्ह। मिताली की बात सुन वो डॉक्टर उनसे बोली, मिसेस राजपूत, वो मुझे आपकी बहू ने बुलाई है। जिसे सुन मिताली थोड़ी हैरान होते हुए बोली, नियति ने? पर क्यों? इस पर वो लेडी डॉक्टर बोली, ये तो उनसे मिलने पर ही पता चलेगा। जिसे सुन मिताली बोली, ठीक है चलो। इतना बोल वो खुद भी ऊपर नियति और आदर्श के कमरे की तरफ बढ़ जाती है और वहां पहुंचने के बाद डोर जो पहले से ही खुला होता है उसे नोक करती है और नोक की आवाज सुन नियति जब सामने दरवाजे पर मिताली को डॉक्टर के साथ देखती है तो वो उन्हें देख बोली, माँ आप वहां पर क्यों खड़ी है, अंदर आइए ना। उद्धरण चिन्ह। नियति की इस बात को सुन मिताली अंदर आती है और उन्हीं के पीछे डॉक्टर भी अंदर आ जाती है। जिसे देख नियति डॉक्टर को देख उसे बता देती है, आदर्श बेड से नीचे गिर गया है जिस कारण उसे कमर में चोट आई है। जिसे सुन डॉक्टर आदर्श को चेक करने लगती है और मिताली भी वहीं पर खड़ी होकर डॉक्टर को देखने लगती है जो आदर्श को चेक कर रही होती है। 202 एपिसोड। थोड़ी देर आदर्श को चेक करने के बाद लेडी डॉक्टर आदर्श को ही बड़े ही प्यार से देखते हुए बोली, ज्यादा बड़ी चोट नहीं है मिस्टर राजपूत, बस थोड़ी सी मोच आई है कमर में। 2 दिन आराम करने और इस जेल से मालिश करने पर आपकी मोच एकदम ठीक हो जाएगी। इतना बोल वो डॉक्टर खुद ही थोड़ा सा जेल अपने हाथ में लेकर आदर्श की कमर में मालिश करने ही वाली होती है। जिसे रोकते हुए नियति बोली, आप रहने दीजिए डॉक्टर, हम खुद अपने पति की मालिश कर सकते हैं, इसलिए अब आप जा सकती हैं। इतना बोल नियति अपने पर्स से डॉक्टर की फीस निकाल उसे दे देती है। तभी डॉक्टर नियति को देख बोली, पर मिसेस राजपूत आपको थोड़ी आता है मालिश करना, मैं कर देती हूँ ना मालिश, और मैं शाम को भी आकर कर दूंगी। मेरे मालिश करने से देखना सर एकदम ठीक हो जाएंगे। और उन्हें वो डॉक्टर अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही नियति उस डॉक्टर को देख बोली, अब आप जा सकती हैं। इतना बोल वो अपने दोनों हाथों को जोड़ लेती है और डॉक्टर को देखती है जिसका चेहरा बाहर से जाने के नाम से ही लटक चुका था और वो नर्स मायूस होकर बाहर से चली जाती है, क्योंकि आदर्श की मालिश करते समय ही सही पर वो कुछ समय उसके साथ बिताना चाहती थी, क्योंकि आदर्श जैसा हैंडसम और रिच इंसान के साथ समय बिताना किसे पसंद ना हो। उद्धरण चिन्ह। मगर जैसे नियति ने उस नर्स के इरादे और उसके मन की बात दोनों ही समझ ली हो, जिस कारण उसने उसे बाहर से भेज दी थी, और उस नर्स को भेजने के बाद नियति खुद ही आदर्श की कमर की मालिश करने लगती है और नियति के मालिश करने से आदर्श को काफ़ी रिलीफ भी मिलता है। मगर परी जो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी उसकी मम्मा आदर्श के करीब जाए, मगर अपनी मम्मा को इस तरह से आदर्श की मालिश करते देख परी को वापस से गुस्सा आने लगता है, जिस कारण परी गुस्से से ही बैग की चादर काफ़ी टाइट पकड़ लेती है। मगर किसी तरह अपना गुस्सा शांत कर परी नियति को देख बोली, मम्मा भूख लगी है और फिर स्कूल भी तो जाना है, चलो ना मम्मा जल्दी से तैयार कर दो। बोलते हुए वो क्यूट सा फेस बना नियति को देखने लगती है और परी का इतना क्यूट और प्यारा सा फेस देख मिताली नियति से बोली, नियति बेटा जाओ और जाकर पीहू और परी को नहला कर तैयार कर दो, अंश को मैं अपने साथ ले जाती हूँ और तैयार भी कर दूंगी। जिसे सुन नियति, हाँ माँ हम अभी इन दोनों को नहला कर तैयार कर देते हैं। इतना बोल वो दोनों लड़कियों को देख बोली, परी पीहू चलो जाओ बाथरूम में, हम आप दोनों के लिए टॉवेल लेकर आते हैं। अपनी मम्मा की बात सुन परी तो बाथरूम में चली जाती है, पर पीहू नियति को देख बोली, मोम आप परी को तैयार होने में हेल्प कर दीजिए, पीहू खुद से तैयार हो जाएगी। वैसे भी अभी आपको डेट का भी ख्याल रखना है और पीहू नहीं चाहती पीहू के कारण उसकी मोम को कोई भी परेशानी हो। इतना बोल पीहू प्यार से नियति को देख मुस्कुरा देती है और अपनी गुड़िया की बात सुन नियति प्यार से पीहू को देख बोली, पीहू बेटा अभी आप 6 की होने वाली हो, हुई नहीं हो,
तो फिर आप इतनी कम उम्र में इतनी समझदारी लाती कहाँ है हो? आपको पता भी है आपकी हर एक बात हमारे दिल को छू जाती है और छूने के साथ ही वो हमारे दिल में बस भी जाती है। इतना बोल नियति पीहू के माथे पर किसकर बोली चलो जाओ आज मोम आप दोनों बहनों को तैयार कर देती है और आप दोनों स्कूल चले जाओगी तब मोम आपके डेड का ख्याल रख लेंगी। इतना बोल नियति मुस्कुरा देती है और पीहू भी हाँ में अपना सर हिला देती है। बाथरूम में परी ने पहले ही अपने कपड़े निकाल चुकी थी और बड़े से बाथटब के अंदर बैठी नियति के आने का इंतजार कर रही थी ताकि उसकी मम्मा आज उसे बिल्कुल वैसे ही नहलाए जैसे वो उसे पहले नहलाया करती थी और काफ़ी सारी मस्ती भी किया करती थी। परी चाहती थी उसे उसकी मम्मा पूरी तरह से वैसे ही मिल जाए जैसे वो पहले एक साथ रहा करती थी और एक दूसरे से प्यार करती थी और नियति के लिए बस परी ही मायने रखती थी और नियति के लिए बस सबसे ज़्यादा मायने परी ही रखती थी, उसके अलावा कोई और नहीं। परी वापस से अपनी मम्मा को पूरी तरह से पाना चाहती थी मगर वो ये बात भूल रही थी। नियति से दूर जाने का फैसला उसका अपना खुद का था, ना कि नियति परी से दूर गई थी। परी अभी इस बात को पूरी तरह से भूल चुकी थी। परी बाथरूम में नियति के आने का इंतजार कर रही थी पर उसे पीहू अंदर आती दिखती है, जिसे देखते ही परी का मुंह बन जाता है और वो पीहू को गुस्से में देखते हुए बोली तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह तुम जाओ यहाँ से, आज मैं और मेरी मम्मा हम दोनों साथ में नहाएंगे, तो तुम जाओ यहाँ से। इतना बोल परी पीहू को घूरने लगती है। परी मोम ने मुझे बोली है आज वो हम दोनों को नहला कर तैयार कर देगी। वैसे भी अभी सुबह के 9 तो बज ही चुके हैं और मोम को खाना भी तो बनाना है। चलो हम दोनों मोम को परेशान नहीं करते हैं और खुद से ही नहाकर तैयार हो जाते हैं। पीहू ये सब परी से बड़ी ही मासूमियत के साथ बोल रही होती हैं। तुम्हें क्या लगता है पीहू मैं तुम्हारी इन बातों में आ जाऊंगी और तुम मुझे मेरी मम्मा से दूर कर पाओगी? अगर तुम ऐसा सोचती हो तो तुम गलत हो। देखना बहुत जल्दी ही मैं अपनी मम्मा को यहाँ से लेकर दूर चली जाऊंगी, इतनी दूर जहाँ पर तुम और तुम्हारे बोडे दोनों ही उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। परी ये सब पीहू को गुस्से और नफरत से देखते हुए बोल रही थी, मगर परी की इस बात को सुन वो उसकी मोम को उससे और उसके डेड से दूर ले जाएगी ये सोचकर ही पीहू काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उसकी आंखों से आंसू लगते हैं, जिसे ऐसे रोते देख परी मुस्कुराने लगती है। तभी वहाँ पर अपने हाथ में 2 टॉवेल लिए नियति भी आ जाती है और उन्हें साइड रख दोनों लड़कियों को देख बोली चलो परी पीहू हम आप दोनों को जल्दी से नहला कर तैयार कर देते हैं, हमें आप दोनों के लिए टिफ़िन भी बनाना है और हम आज वैसे ही काफ़ी लेट हो गए हैं। नियति की बात सुन परी उसे देख बोली आप खुद ही हमें लेट कर रही हो मम्मा, चलो आओ ना अब मेरे पास और जल्दी से मेरी मदद करो। इतना बोल वो बाथटब के अंदर मौजूद बबल से खेलने लगती है, जिसे ऐसे देख नियति के फेस पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो परी के पास जा उसे नहलाने लगती है और पीहू बा खुद से ही साबर के नीचे खड़ी नहा रही होती है, जिसे ऐसे अकेले देख परी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान होती है और वो अपने मन में बोली अभी तो ये बस शुरुआत है पीहू, अभी तो आगे बहुत कुछ होना बाकी है, मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई दोनों को अपनी मम्मा से दूर कर दूंगी। इतना सोचते हुए ही परी खुश हो जाती है। थोड़ी ही देर में पीहू का नहा कर हो जाता है और पीहू ऊपर रेलिंग में टंगे टॉवेल को निकालने की कोशिश कर रही होती है, मगर टॉवेल ऊपर होने के कारण पीहू का हाथ उस तक पहुंच नहीं पा रहा होता है। ये देख पीहू अपने पैरों की दोनों उंगली पर खड़ी होकर उसे निकालने की कोशिश कर रही होती है। इस समय नियति का सारा ध्यान परी पर होता है, जिस कारण वो पीहू को देख नहीं पाती है और इसी बात का फायदा उठाकर परी जानबूझकर अपने पास रखी गीली साबुन नियति की नज़रों से बचते हुए ही पीहू के पैरों के पास फेंक देती है और पीहू भी इस बात से अनजान वो टॉवेल निकालने में लगी होती है और टॉवेल निकालने के चक्कर में ही पीहू का पैर साबुन के ऊपर चला जाता है, जिस कारण पीहू का पैर जोर से स्लिप होता है और बहुत जोर से चीखी माँ। 203 एपिसोड। पीहू का पैर जैसे ही साबुन पर पड़ता है वैसे ही उसका पैर स्लीप हो जाता है और पैर स्लीप होते ही पीहू जोर से चीखी माँ, जिसकी चीख सुन परी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और पीहू गिरने के डर से अपनी आंखें काफ़ी ज़्यादा कसकर बंद कर लेती है, मगर इससे पहले पीहू स्लीप होकर नीचे टाइल्स पर गिर पाती उससे पहले ही नियति आकर उसे अपनी गोद में संभाल लेती है। साथ ही पीहू को गिरते देख नियति की आंखें भी डर से भर जाती है और वो पीहू को कसकर अपनी बाहों में भर लेती है और जैसे ही परी की नज़र अपने सामने के इस नज़ारे पर पड़ती है तो उसकी मुठिया गुस्से से बंद जाती है और वो घूरकर पीहू को ही देखने लगती है। जब पीहू महसूस करती है वो गिरी नहीं है, ये फील करते ही पीहू अपनी आंखें खोल खुद को अपनी मोम की बाहों में पाती है, तो ये देख उसके फेस पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो अपने छोटे से हाथ आगे कर नियति की आंखों में आए आंसुओं को साफ कर बोली मोम पीहू ठीक है, पीहू को कुछ भी नहीं हुआ है, फिर आपकी आंखों में ये आंसू क्यों?
आपको पता है ना मोम, पीहू को आपकी आंखों में ये आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो फिर ये कीमती मोती क्यों आप अपनी आंखों में लेकर आई हो। इतना बोलते हुए ही पीहू प्यार से नियति के दोनों गालों पर किस कर देती है, जिसे देख नियति के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो संभाल कर पीहू को खड़ी कर उसे टॉवेल निकाल कर देते हुए बोली, चलो अब जल्दी से बाहर निकलो, समय हो रहा है। जिसे सुन पीहू वहां से बाहर चली जाती है। जिसके बाद नियति उस साबुन को उठाकर उसकी जगह पर रख परी को देखती है, जिसके फेस पर अभी भी गुस्सा होता है। जिसे ऐसे गुस्से में देख नियति अपना सर झटक प्यार से परी को देख बोली, चलो परी, देर हो रही है। जिसे सुन परी अपनी दोनों बाहें फैलाकर बोली, मम्मा मुझे अपनी गोद में उठाओ ना, जैसे आप पहले लिया करती थी। परी की उस बात को सुन नियति हल्का सा मुस्कुरा देती है और परी को अपनी गोद में उठा लेती है। थोड़ी ही देर बाद नियति पीहू और परी दोनों को उनका टिफिन बॉक्स देते हुए बोली, हमने आप दोनों के लिए आपके फेवरेट आलू के पराठे बनाए हैं, तो आप दोनों अपना सारा टिफिन फिनिश करना और साथ में मिलकर रहना। आप फिक्र मत करो मोम, परी और मैं साथ में अच्छे से रहेंगे और आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। जिसे सुन नियति हाँ में अपना सर हिला दोनों लड़कियों का माथा चूम उन्हें बाय बोलती है। जिसे सुन परी उदास होते हुए बोली, मम्मा क्या आप हमें स्कूल छोड़ने नहीं जाओगी। उद्धरण चिन्ह। परी की बात सुन नियति अंश को देखती है, जो सामने लिविंग रूम में ही नीचे कार्पेट पर बैठा उन तीनों को ही देख रहा था। जिसे देख नियति परी से बोली, नहीं परी बेटा, मम्मा आज आपको छोड़ने नहीं आ सकती है, मम्मा को काम भी है और आपके छोटे भाई का भी तो ध्यान रखना है। वैसे भी अंश अभी काफी छोटा है, तो उसे अभी अपनी मम्मा की जरूरत है। नियति की इस बात को सुन परी पहले तो घूर कर अंश को देखती है, फिर अपने मन में बोली, डैडी ने बोले हैं मुझे किसी भी तरह मम्मा को स्कूल लेकर आना है। अगर मम्मा घर से बाहर नहीं निकलेगी तो फिर डैडी मम्मा को अपने साथ कैसे लेकर जाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा जिससे मम्मा इस घर से बाहर निकले और डैडी मम्मा को यहाँ से दूर ले जाए। इतना सोचते ही परी अपना मासूम सा फेस बनाकर नियति से बोली, मुझे तो लगा था आपने मुझे माफ़ कर दिया है, पर अब ऐसा लगता है मम्मा जैसे आपने मुझे माफ़ ही नहीं की हो, तभी तो आप रोज पीहू को लेने स्कूल जाया करती हो, पर आज मुझे छोड़ने नहीं जा रही हो। इतना बोलते हुए ही परी अपनी आंखों में काफ़ी सारे आंसू ला लेती है। जिसे ऐसे देख नियति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो अपने घुटनों पर बैठ परी के आंसू पोंछकर बोली, परी बेटा मम्मा आएगी आप दोनों बहनों को लेने, पर अभी आप वीर भैया के साथ स्कूल जाओ बेटा, अभी मम्मा के पास काफ़ी सारे काम पड़े हैं जिन्हें हमें ही करना है। नियति की इस बात को सुन परी हन में अपना सर हिला बोली, मम्मा आप शाम को पक्का आओगी ना। जिसे सुन नियति प्यार से परी का माथा चूम बोली, हाँ बेटा मम्मा आएगी, पर आप दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना, ठीक है। जिसे सुन परी हाँ में अपना सर हिला देती है। जिसके बाद परी और पीहू दोनों ही वीर के साथ चली जाती हैं और उन्हें जाते देख नियति अपने मन में बोली, मुझे नहीं पता परी तुम्हारे मन में क्या चल रहा है बेटा, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ, मैंने तुम्हें जन्म दी हूँ और तुम्हारी रगों में मेरा भी खून दौड़ रहा है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है मेरा प्यार तुम्हारे अंदर पल रही इस नफरत को कम कर दे और तुम उस राक्षस की बातों में न आकर अपने दिल की सुनो, जो तुम्हें सही और गलत के बीच में फर्क करना सिखाए। मैं तुम्हें समझाने का और सही रास्ते पर चलने की सलाह बस दे सकती हूँ परी, मगर सही और गलत तुम्हें किस रास्ते पर चलना है ये तुम्हारा अपना खुद का ही फैसला होगा। इतना बोल नियति अपना सर झटक देती है और जैसे ही पीछे मुड़ती है उसे अंश के हंसने की आवाज़ आती है, जो उसे ही देख हंस रहा होता है। जिसे ऐसे हंसते हुए देख नियति अपने बेटे को अपनी गोद में उठा उसके दोनों गालों को चूम कर बोली, ले मेरा नन्हा शैतान, मम्मा को माफ़ कर दो बेटा, आपकी मम्मा ने आज सुबह से ही आप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दी। इतना बोल वो वापस से अंश के गाल, माथा और होठों को चूम लेती है, जिसके ऐसा करते ही अंश के होठों पर पहले से भी ज़्यादा बड़ी बाली मुस्कान आ जाती है और वो भी अपनी मम्मा का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर उसके गाल पर किसके साथ थूक भी लगा देता है। जिसे ऐसा करते देख नियति भी खिलखिलाकर हंस पड़ती है और अंश को देख बोली, चलो अंश बेटा चलकर आपके डैड को देखते हैं। इतना बोल वो अंश को अपनी गोद में लिए सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने कमरे में आ जाती है, मगर नियति जैसे ही अपने कमरे में आती है और अपने सामने का नज़ारा देखती है, वैसे ही उसका सारा फेस गुस्से से एकदम लाल मिर्च की तरह ही लाल हो जाता है और वो उसी गुस्से में जोर से चीखी, आदर्श जी। उद्धरण चिन्ह। जिसे सुनते ही आदर्श काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसी डर के कारण उसके हाथ में पकड़ी फाइल छूटकर नीचे बेड पर ही गिर जाती है और वो हैरान नज़रों से नियति को देखने लगता है, जो उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही होती है। जिसे ऐसे देखकर आदर्श सच में काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अंश जो नियति की गोद में था
वो भी अपनी मम्मा की तरह ही आदर्श को गुस्से से घूर कर देख रहा होता है और उन दोनों माँ बेटे को ऐसे इतने गुस्से में देख आदर्श को डर भी लगता है और वो हैरान भी होता है। तभी नियति अंश को अपनी गोद से नीचे उतार उसे बेड पर आदर्श के पास ही बिठा देती है और अपने सूट का दुपट्टा साइड डाल उस पर एक गांठ बांध अपने दोनों हाथों को अपनी कमर में रख जोर से बोली, ये क्या तरीका है आदर्श जी आपका? आप क्या कोई छोटे से बच्चे हो जिसे हर एक बात हमें हर बार समझानी पड़े? आप ना आदर्श जी हमें परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ते हैं। और क्यों छोड़ोगे? आपने ना कसम खा रखी है हमें हर बार ऐसे ही परेशान करने की, तभी तो आप ऐसे फिर से हमें परेशान करने के लिए ही ये सब कर रहे हो। अरे आपसे अच्छा तो हमारा ये छोटू सा नन्हा शैतान ही है, जो कम से कम अपनी मम्मा को बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है, मगर आप तो अंश से भी छोटे हो जिसे हर एक बात बोलकर बतानी होती है। नियति ये सारी ही बातें काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आकर और एक ही सांस में बोल जाती हैं और इतना बोल शांत होकर आदर्श की देखने लगती है, जो अपनी मासूम सी शकल बनाकर उसे ही देख रहा होता है। जिसे ऐसे देख नियति को आदर्श पर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो बेसे ही गुस्से में आकर बोली, आपको क्या लगता है आदर्श जी हम आपकी इस भोली सी शकल को देखकर आप पर चिल्लाना या गुस्सा करना बंद कर देंगे? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पूरी तरह से गलत हो। अभी ना हमें आप पर इतना बोलते हुए ही नियति अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर उन्हें लहरा कर बोली, हमें सच में आप पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। पहले तो आप ऐसे छोटे बच्चों की तरह बेड से नीचे गिर गए और गिरे तो गिरे, ऊपर से अपनी कमर पर मोच लेकर ऐसे बैठ गए। इतना बोल नियति वापस से थोड़ा रुकती है और आदर्श के पास फैली 2-3 फाइल को देख उन्हें उठाकर दूर ड्रॉज में डाल वापस आदर्श के पास आकर उसे घूरते हुए बोली, आप में अकल नाम की कोई चीज़ है या नहीं है आदर्श जी? आज आप हमें बता ही दीजिए। अरे जब डॉक्टर ने आपको 2 दिन आराम करने के लिए बोली है तो आपको आराम करना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए आदर्श जी, आपको आराम करना चाहिए ना? बोलो अब आप ऐसे चुप क्यों बैठे हो? जवाब दीजिए हमें, बोलिए ना। बोलते हुए वो जोर से चिल्लाने लगती हैं, जिसके ऐसे चिल्लाने से आदर्श पहले से भी ज़्यादा डर जाता है और वो डरते हुए ही बोला, करना चाहिए, आराम करना चाहिए, उद्धरण चिन्ह। जिसे सुन नियति वापस से चिल्लाकर बोली, तो फिर आराम क्यों नहीं कर रहे हो? आपकी कमर में मोच आई है ना? दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है आपको, जो आप जरा सा आराम भी नहीं कर सकते हो? अरे आप ऑफिस में तो काम करते ही हो आदर्श जी, कम से कम इस घर को और हमारे इस कमरे को तो अपना ऑफिस मत बनाइए। उद्धरण चिन्ह। जब देखो तब बस काम ही काम करते रहते हो। हम क्या आपको बिगड़ी हुई पत्नी लगते हैं, जिसे अपने पति से नहीं उनके पैसे से प्यार हो और वो बस पैसों के लिए अपने पति को परेशान करते रहती हैं? हम आपको बेसे लगते हैं क्या आदर्श जी, जो आपको ज़्यादा पैसे कमाने की पड़ी? अरे जिंदगी में थोड़ा आराम और सुकून भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? बताएं हम क्या गलत बोल रहे हैं? अरे नहीं नहीं नियति, तुम बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रही हो, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। तो फिर आप हमारी बात सुनते क्यों नहीं हो? जब देखो तब हमारा दिमाग खराब कर रखते हो। हम बोल रहे हैं आदर्श जी, अब आप चुपचाप से आराम नहीं करोगे तो हम आपको इस कमरे से निकाल बाहर फेंक देंगे, जिसके बाद आप और आपकी ये सारी फाइल दोनों मिलकर आराम से अपना काम करते रहना, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। इतना बोल नियति गुस्से में ही एक नज़र आदर्श को देख वहां से चली जाती है, जिसके ऐसे जाने से आदर्श अपना सर खुजाते हुए ही दरवाजे की तरफ देखने लगता है, मगर अंश जो अपनी मम्मा को नाराज होकर जाते देखता है, जिसे ऐसे नाराज होकर जाते देख अंश को आदर्श के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी नन्हे नन्हे हाथों की मुठ्ठियां बनाकर आदर्श को मारने लगता है, जिसके ऐसा करते ही आदर्श अपना पहले से सड़ चुका फेस और भी ज़्यादा सड़ा हुआ बनाकर बोला, अरे ये क्या कर रहे हो अंश, मैं तुम्हारा डेड हूँ और कोई अपने डेड को ऐसे मारता है क्या? बोलते हुए ही वो अंश के दोनों हाथों को पकड़ उसे घूरने लगता है, जिसके ऐसा करते ही अंश अपनी दोनों आंखों को बंद कर अपना सारा फेस बना जोर से रोने लगता है, जिसे ऐसे रोते देख आदर्श का फेस रोने सा हो जाता है। और इधर नियति खुद से ही बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकलने के लिए जैसे ही डोर खोलती है, बेसे ही वो किसी से टकरा जाती है और जैसे ही गिरने को होती है, बेसे ही सामने खड़ा इंसान उसे थाम लेता है। उद्धरण चिन्ह।